आज 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग आज मध्यकालीन भारत का एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आप, मैं अक्सर नहीं बोलता हूं लेकिन आज बोलूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। शुरू करते हैं बाबू आज का हम अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर एक, अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण एक साम्राज्य था। और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और जब उन्होंने स्थापना किया था उस समय सल्तनत कालीन भारत में दिल्ली पर सल्तनत काल का शासन था और शासक का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय सल्तनत काल के कौन सा शासक दिल्ली पर शासन कर रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि हम लोग एमबीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके समय में ये 1336 में स्थापना हो गई। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करें, प्रत्येक साम्राज्य की एक राजधानी होती है, चाहे हम मौर्य की बात करें या गुप्ता की बात करें। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान समय में कर्नाटका राज्य में पड़ती है। इसकी राजधानी हम्पी थी और इसके खंडहर आज तक मिलते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर क्वेश्चन भी पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर हैं कहाँ मिलते हैं, किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। आज भी साउथ इंडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये। और विजयनगर साम्राज्य की एक राजभाषा थी, प्रत्येक साम्राज्य की होती है, मैंने अक्सर बताया। और इसकी राजभाषा थी विजयनगर की तेलुगु। आज भी हमारे आंध्र प्रदेश के लोग बोलते हैं इसको, तेलुगु भाषा को। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर अपना शासन किया। और उन चारों राजवंश को हम क्रम से याद रखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन अक्सर कूट भाषा में यहाँ से पूछता है। पहला है संगम राजवंश, सलूव राजवंश, तुलुब राजवंश और अराबेडू। तो सजाने के लिए दे देगा आपसे कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम, सलूव, दूसरा, तीसरा तुलुव और चौथा अराबेडू। और हम लोग आज के इस वीडियो में संगम राजवंश के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। जो बाकी तीन गो बचेंगे इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट हमारा क्लास आएगा दूसरे वीडियो में, तब हम लोग पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं संगम राजवंश के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है कि विजयनगर साम्राज्य का ये पहला राजवंश था, जिसका नाम था संगम राजवंश। और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का, याद रखना है बाबू, हम लोग यहाँ से तो एक बार याद किए, यहाँ भी देख लेते हैं। हाँ, संगम राजवंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, एक संत थे विद्यारण्य, तो विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की थी। इनका भी नाम पूछता है कि किस संत के आशीर्वाद से? तो विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से। संगम राजवंश का नाम संगम इसलिए रखा दोनों भाइयों ने क्योंकि इन दोनों भाइयों के पिताजी का नाम भी संगम था। तो अपने पिताजी के नाम पर इससे बेहतर क्या होगा? उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर अपने वंश की ही नाम रख दिया, तो इसका नाम पड़ गया संगम राजवंश, अपने पापा के नाम पर दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने। अब इसके बाद एक शासक हुए संगम राजवंश में, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने एक उपाधि ली थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने लिया था? बुक्का प्रथम ने। इसके बाद एक और उपाधि देखेंगे, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय की उपाधि, हरिहर द्वितीय एक शासक थे, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। क्योंकि उस समय तो राष्ट्र जैसे आज लोकतंत्र है वैसा था नहीं, तो जो भी उपाधि लेना होता था अपने से मन से कुछ उपाधि ले लिए, तो इन दोनों ने उपाधियां ली थी। हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू। इटली का यात्री निकोलो कांटी, ध्यान रखना है, निकोलो कांटी किस देश के यात्री थे?
इटली के। और ये किसके दरबार में आए थे? देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। क्वेश्चन यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा कि इटली के यात्री का नाम था निकोलो कांटी और ये देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। देवराय प्रथम ने नदियों पर बांध बनवाया था ताकि सिंचाई बेहतर तरीका से हो गए। वो लोग काफी दूरगामी सोच रखते थे, भले मध्यकालीन के शासक थे लेकिन उसकी सोच बहुत अच्छी थी। उन्होंने देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया ताकि सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छे से हो सके। जब हम बात करेंगे इसके आगे तो अब यहाँ से संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के बाद राजा बने देवराय द्वितीय और इनको ऐसा माना जाता है कि ये संगम राजवंश के सबसे प्रतापी राजा कहें या सबसे शक्तिशाली राजा कहें, देवराय द्वितीय को ही कहा जाता है। कुछ प्रचलित कहावतों के में इनको देवराय द्वितीय को जगबेटकर भी कहा गया है। जगबेटकर, जगबेटकर किसको कहा गया है? देवराय द्वितीय को, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, हाथियों का शिकारी। ऐसा कहा जाता है कि ये हाथियों के शिकार करने के शौकीन थे, इसलिए इनका नाम जगबेटकर रखा गया देवराय द्वितीय को। अब इनके दरबार में फारस के यात्री, याद रखना है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आए थे। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आए थे? देवराय द्वितीय के समय आए थे। और जब आए तो उन्होंने एक बहुत रोचक जानकारी दी है, अपने किताबों में लिखा है कि उस समय यानी संगम राजवंश में जो पुलिस वालों का वेतन था वो वेश्यालय की आय से दिया जाता था। यानी कि वेश्यालय के जो वेश्यालय से आय प्राप्त होती थी उसी आय से पुलिस वालों के वेतन का भुगतान किया जाता था। इसके बाद देवराय द्वितीय के दरबार में एक तेलुगु कवि थे, श्रीनाथ। श्रीनाथ भी रहते थे देवराय द्वितीय के दरबार में। अब यहाँ से एक बहुत रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे थोड़ा सा पहले से तो ये देखिए, अब्दुल रजाक फास्ट बॉलर थे, पाकिस्तान के थे, और श्रीनाथ जी ये भी फास्ट बॉलर थे, ये इंडिया के थे। तो याद रखना है, ये भी फास्ट बॉलर अब्दुल रजाक भी, श्रीनाथ भी, और दोनों लोग देवराय द्वितीय के दरबार में ही आए थे। ये तो रहते ही थे, भारत के ही थे, लेकिन अब्दुल रजाक भी देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। देवराय द्वितीय ने भाष्य लिखा था, संस्कृत ग्रंथ, 2 ग्रंथों पर भाष्य लिखा। कौन कौन से ग्रंथ थे? महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर। तो याद रखना है, 2 संस्कृत ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य लिखा था देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में न सिर्फ हिंदुओं को शामिल किया था, बल्कि ऐसा कहा जाता है एक लेखक फरिश्ता के अनुसार कि इन्होंने अपने सेना में 2000 मुस्लिम लोगों को भी भर्ती किया था अपने सेना में। और संगम राजवंश का अंतिम क्वेश्चन कि मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय की उपाधि दी गई है। प्रौढ़ देवराय की उपाधि किसको दी गई है? मल्लिका अर्जुन को। तो ये था हमारा संगम राजवंश। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग सोलुव, तलुव और अराविडु वंश के बारे में आपको जानकारी देंगे पूर्णतः। और मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपका समय खराब चल रहा है तो समय को भी बदलने में थोड़ा सा समय लगता है। आप थोड़ी सी मेहनत करते रहें, ऐसे ही धैर्य से, लगन से, और एक न एक दिन समय जरूर बदलेगा। समय एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक न एक दिन जरूर बदलता है। आप मेहनत करते रहें मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।